आज हम जीवन की उस सबसे छोटी मगर सबसे महत्वपूर्ण इकाई की बात करेंगे, कोशिका, या जिसे हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, पर ये शायद उससे कहीं ज्यादा जटिल हैं। तो आज का मकसद है बिल्कुल सरल भाषा में ये समझना कि ये सेल्स आखिर हैं क्या, इनकी मुख्य किस्में कौन सी हैं और इनके अंदर क्या क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, ये सेल आखिर है क्या? सिर्फ एक ब्लॉक? देखिए, सेल को जीवन की सबसे बुनियादी स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक और फंक्शनल यानी कार्यात्मक इकाई माना जाता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल? हाँ, मतलब सोचिए, हर जीवित चीज, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या एक बहुत बड़ा पेड़, वो इन्हीं सेल से बना है। रॉबर्ट हुक ने पहली बार इन्हें देखा था, पर वो असल में मृत कोशिकाएं थी, कॉर्क की। अच्छा, मृत कोशिकाएं। जी, जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने और उसका वर्णन करने का श्रेय एंटनी वैन ल्यूवेनहुक को जाता है। और इसी सब जानकारी से धीरे धीरे सेल थ्योरी बनी। श्लाइडन, श्वान और बाद में विर्चो ने इसमें योगदान दिया। इसके आप कह सकते हैं 3 मुख्य बिंदु हैं। 3 बिंदु? क्या है वो? पहला, कि सभी जीवित जीव सेल से बने हैं। दूसरा, कि सेल ही जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। और तीसरा, जो बहुत अहम है, कि हर नई सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनती है। ओहो, मतलब कोई सेल अपने आप नहीं बनती? बिल्कुल नहीं, वो पहले वाली सेल से ही विभाजित होकर बनती है। और हाँ, इनमें डीएनए के रूप में सारी आनुवंशिक जानकारी होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी में जाती है। ये तो वाकई कमाल की बात है। अच्छा, पर क्या सारी सेल्स एक जैसी होती हैं? मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में सुना है। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क है एक व्यवस्थित कंट्रोल सेंटर का, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस? जी, यूकैरियोटिक सेल्स जैसे कि पौधों और जानवरों की कोशिकाएं, इनमें एक झिल्ली से घिरा हुआ, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। इसी के अंदर डीएनए सुरक्षित रहता है। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया, इनमें ऐसा कोई संगठित न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जो डीएनए है वो कोशिका के तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म में ही एक जगह पर थोड़ा इकट्ठा रहता है। उस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। अच्छा, तो मतलब बिखरा हुआ सा। हाँ, इसलिए कभी कभी उसे नेकेड डीएनए भी कहते हैं। और एक और बात, प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स की तरह झिल्ली वाले छोटे छोटे अंग, जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं, वो भी नहीं होते। समझ गई। तो यूकैरियोटिक सेल्स ज्यादा व्यवस्थित या जटिल लगती हैं। अगर हम एक ऐसी ही यूकैरियोटिक सेल को देखें तो इसके मुख्य हिस्से क्या होंगे? बाहर से शुरू करें। बिल्कुल, सबसे बाहरी सीमा होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ये एक तरह की गार्ड है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये चुन चुन कर ही चीजों को अंदर या बाहर जाने देती है, हर किसी को नहीं। और ये मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। हाँ, पर पौधों और फंगस यानी कवक में इस झिल्ली के बाहर एक और मजबूत परत होती है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। सेल वॉल ये जानवरों में नहीं होती? नहीं, ये एनिमल सेल्स में नहीं होती। पौधों में ये सेल्यूलोज की बनी होती है और कोशिका को एक निश्चित आकार और मजबूती, मतलब स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन देती है। ओके, अब अंदर चलते हैं। वो कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस, उसका क्या रोल है? न्यूक्लियस, जैसा मैंने कहा, कोशिका का कंट्रोल सेंटर या दिमाग है। ये कोशिका की लगभग सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसके अंदर कोशिका की सारी आनुवंशिक जानकारी यानी डीएनए क्रोमैटिन के रूप में होती है। क्रोमैटिन? हाँ, ये डीएनए और प्रोटीन का एक जाल जैसा होता है। जब कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन का समय आता है तो यही क्रोमैटिन संगठित होकर क्रोमोसोम बना लेता है। अच्छा। न्यूक्लियस खुद भी एक दोहरी झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। और इसके अंदर एक और घनी सी जगह होती है, न्यूक्लियोलस, जो राइबोसोम बनाने में मदद करती है। राइबोसोम, उनका जिक्र आगे आएगा शायद, पर पहले कोशिका को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा। वो कहाँ से आती है? क्या यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का काम आता है, जिन्हें पावर हाउस भी कहते हैं? बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस हैं। यहीं पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके? हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन जैसे ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा रिलीज की जाती है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा होती है।
एटीपी को कोशिका की एनर्जी करेंसी कहते हैं। एनर्जी करेंसी, जैसे हमारे रुपए। बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल हैं। इनकी जो अंदरूनी झिल्ली होती है उसमें कई फोल्ड्स या तहे होती हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। इससे एटीपी बनाने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। दिलचस्प। और एक और मजेदार बात, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और 70S टाइप के राइबोसोम्स भी होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल जैसे होते हैं। सच में? अपना डीएनए? जी हाँ, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। मतलब ये खुद कुछ हद तक आत्मनिर्भर होते हैं। वाह, अच्छा। अब आते हैं राइबोसोम्स पर, जिनका जिक्र न्यूक्लियोलस के साथ आया था। ये क्या है और क्या करते हैं? राइबोसोम्स बहुत ही छोटे कण होते हैं और इन पर कोई मेम्ब्रेन या झिल्ली नहीं होती। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ओके, झिल्ली रहित। हाँ, ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और इनका मुख्य काम है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाना। कोशिका के लगभग हर काम के लिए प्रोटीन चाहिए और वो यहीं बनते हैं। तो ये कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्रियां हुई? बिल्कुल कह सकते हैं। और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के और यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में 80S टाइप के। हालांकि यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S वाले ही होते हैं। ये 70S और 80S क्या है? एस का मतलब है स्वेटबर्ग यूनिट। ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है जो असल में सेंट्रीफ्यूज करने पर कण कितनी तेजी से नीचे बैठता है उससे जुड़ा है। ये साइज और डेंसिटी मतलब घनत्व का एक माप है। 80S वाले 70S से थोड़े बड़े और भारी होते हैं। समझ गई। तो हमने कोशिका झिल्ली, सेल वॉल पौधों में, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स देखे। अगर अब हमें जल्दी से प्लांट सेल और एनिमल सेल के मुख्य अंतर बताने हो तो वो क्या होंगे? ठीक है, संक्षेप में देखें तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स में नहीं। प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट, जिनमें क्लोरोफिल होता है? जी हाँ, वही हरे रंग वाले। तीसरा बड़ा अंतर है एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल का। प्लांट सेल्स में अक्सर एक बहुत बड़ी थैली जैसी वैक्यूल होती है जो पानी, पोषक तत्व और वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा करती है और सेल को टगर प्रेशर भी देती है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल या तो होती नहीं या बहुत छोटी होती हैं। और एनिमल सेल्स में कुछ खास? हाँ, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं जो सेल डिवीजन के वक्त स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करते हैं। यह आमतौर पर हायर प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। तो मतलब ये कोशिकाएं वाकई में छोटे, बहुत व्यस्त शहरों की तरह हैं। हर हिस्से का अपना खास काम, सब मिलकर एक सिस्टम चला रहे हैं। इतनी छोटी सी जगह में इतनी सारी मशीनरी और व्यवस्था। बिल्कुल सही कहा आपने। एक अकेली कोशिका के अंदर का कोऑर्डिनेशन, उसका संगठन वाकई अद्भुत है और जीवन को पूरी तरह समझने के लिए सेल के लेवल पर उसे समझना बहुत जरूरी है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने बात की, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो पौधों में होते हैं के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स हैं जो काफी हद तक बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स जैसे हैं। तो क्या ये इस तरफ इशारा करता है कि शायद अरबों साल पहले ये खुद में स्वतंत्र जीव थे जिन्हें किसी बड़ी कोशिका ने निगल लिया और वो उसके अंदर सहजीवी की तरह रहने लगे? इस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में सोचिएगा जरूर।